Today we are taking the nature of electromagnetic radiations. Wave theory of the radiation. Students, ये wave क्या है? तो light is an important form of the energy, we know. According to the Newton's corpuscular theory, it was considered as the stream of the particles called corpuscles of light. मतलब जो light की जो normal wave होता है, मतलब stream of particles, तो उसको हम बोलते हैं corpuscles. This theory could successfully explain दो फिनोमिना वो समझा सकते थे. कौन कौन सा? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. एंड रिफ्रैक्शन मतलब जो नॉर्मल लाइट रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्रैक्शन मतलब फ्रॉम वन मीडिया टू अनदर मीडिया लाइट उसका एंगल मुड़ जाता है, दैट इज रिफ्रैक्शन. ओके, तो ये दोनों फिनोमिनन न्यूटन्स थियरी वो एक्सप्लेन कर पाते थे, बट इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फिनोमिना डिफ्रैक्शन and interference. Diffraction and interference. Diffraction मतलब स्मॉल पार्ट से जब भी लाइन गुजरती है तो वो ऐसे फैलती है, इट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन. एंड इंटरफियरेंस, चलो ये तो पता है, नॉर्मल जो वेव फंक्शन होता है, तो जो 2 से 3 लाइट जब हम कंबाइन करते हैं तो बीच में हमें वाइट लाइट मिलती है. हमें पता है मेन 3 कलर्स कौन कौन से, RGB. तो तीनों का टॉर्च हमने लिया तीनों कलर के, और फिर अगर मिडल में अगर दोनों हमने इरेडिएट किए तो हमें बीच में वाइट लाइट मिलती है, दैट इज इंटरफियरेंस. तो ये दोनों फिनोमिनन न्यूटन्स थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, तो उसके लिए हम थियोरी लेते हैं यहाँ पे मैक्सवेल्स वेव थियोरी. Okay, Maxwell's wave theory. So according to this theory, light is transmitted in the form of electromagnetic waves, and these waves are associated with the oscillating electric field and magnetic field. तो students, ये दोनों field क्या है? चलो हम देखते हैं next फिगर में. चलो यहाँ पे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये z एक्सिस है. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट मतलब इलेक्ट्रिक वेव्स जो होते हैं वो एक्स एक्सिस पे ही वो कंटिन्यूस ऐसे आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो मिलेंगे हमें वाईजेड प्लेन पे. देख लो वाईजेड प्लेन है ये. और जो मैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो हमें मिलते हैं यहाँ पे ऐसे, मतलब दोनों एक्स एक्सिस पे ही है, लेकिन वो एक्स वाई प्लेन में हमें मिलते हैं. ओके, ये प्लेन है XZ और यहाँ पे ये प्लेन है YZ प्लेन. ओके, तो देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, लेकिन दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर फॉर्म में वो कंटिन्यूअस आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज द फंडामेंटल. स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं 1 by 1 पॉइंट्स. फर्स्ट इज आवर वेवलेंथ. तो स्टूडेंट्स, वेवलेंथ क्या है? सो वेवलेंथ मीन्स the distance between two neighboring crest और trough. crest और trough क्या है? चलो ये तो पता होगा आपको. नॉर्मल कोई भी वेव ऐसे मिलता है, तो ये दोनों अपर पार्ट जो होते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज अवर लैम्बडा, और ट्रॉव का डिस्टेंस वो भी लैम्बडा, और ये दोनों ऑलवेज सेम होंगे किसी पर्टिकुलर वेव के लिए. ओके, ऊपर जो दिए है वो है क्रेस्ट, और नीचे जो हमने लिखे हैं इसका नाम है ट्रॉव. ओके, अब कुछ कन्वर्जन्स ऑफ यूनिट्स में लिख रहा हूं. ये जो सिंबल है इट्स अ ग्रीक लेटर और उसका नाम है लैम्बडा.
ओके, ये वेवलेंथ का सिंबल है। कुछ कन्वर्जन्स लिख रहा हूं। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स 10⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर मीन्स 10⁻9 मीटर। अगर मैं बोलूँ 1 पिकोमीटर देन इट मीन्स 10⁻12 मीटर। कुछ वर्ड्स आपको याद रखने लाइक माइक्रॉन्स मीन्स म्यू दैट इज 10⁻6 मीटर, और मिली माइक्रॉन्स उसके लिए सिंबल है m और फिर म्यू। अब मिली मीन्स 10⁻3, माइक्रो मीन्स 10⁻6, ओवरऑल इट इज 10⁻9 मीटर। तो मिली माइक्रो दैट इज अ नैनो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सिंबल है न्यू। ओके, सो फ्रीक्वेंसी मीन्स द नंबर ऑफ वेव्स which pass through a particular point. It is known as frequency. Okay, और जो नंबर ऑफ वेव्स पर्टिकुलर पॉइंट पर सेकेंड ओके इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, और इसके लिए सिंबल है ये न्यू। ओके, अब उसके यूनिट्स कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट यूनिट है साइकिल्स पर सेकेंड दैट इज CPS, कई कबार ऐसे भी लिखते हैं, और उसको हम बोलते हैं हर्ट्ज, और सिंबल है HZ। ओके, सो 1 CPS दैट इज साइकिल्स पर सेकेंड इज 1 हर्ट्ज। 1 किलोहर्ट्ज दैट इज 10⁻³ हर्ट्ज, एंड 1 मेगाहर्ट्ज is 10⁻6 hertz. Next is velocity. Velocity means the distance traveled by a wave in 1 second इज वेलोसिटी। ओके, और उसके लिए सिंबल है C, स्मॉल c। ओके, और रिलेशन है C इक्वल्स न्यू इंटू लैम्बडा, दैट मीन्स न्यू इक्वल्स C बाय लैम्बडा। और वेलोसिटी ऑफ द ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन स्पेस और इन अ वैक्यूम इज सेम, और ये जो C है उसकी वैल्यू है 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज अ वेव नंबर। वेव नंबर के लिए सिंबल है न्यू बार। वेव नंबर मीन्स द नंबर ऑफ wavelengths per unit length is known as wavelength। मतलब ये जो न्यू बार है दैट इज 1 बाय लैम्बडा। ओके, और यूनिट है वेवलेंथ, मतलब मीटर इनवर्स या तो कुछ भी, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं न्यू बाय C ऑल्सो, क्योंकि हमें पता है C इक्वल्स न्यू लैम्बडा, मतलब न्यू इक्वल्स C बाय लैम्बडा, दैट्स वाई 1 बाय लैम्बडा इक्वल्स न्यू बाय C। Next is amplitude. So amplitude, it is the height of a crest or depth of trough of the wave. ओके, मतलब जो क्रेस्ट और ट्रो, क्रेस्ट की हाइट और ट्रो का डेप्थ,
तो इतना है एम्पलीट्यूड। ओके, सो इट इज जनरली एक्सप्रेस्ड बाय अ लेटर ए, तो उसके लिए सिंबल है स्मॉल ए। एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, मतलब रेडिएशन की जितनी इंटेंसिटी होगी उतना एम्पलीट्यूड ज़्यादा मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स अगर उनके वेवलेंथ सेम है, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, एम्पलीट्यूड, लेकिन वो वाइब्रेट डिफरेंट परपेंडिकुलर प्लेन्स में होंगे। और दोनों के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स के सब अगर टर्म्स सेम है, कौन कौन से वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड और एम्पलीट्यूड, लेकिन वो जो वाइब्रेट होंगे वो डिफरेंट प्लेन्स में होंगे। तो स्टूडेंट्स यही हमें याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो स्टूडेंट्स, different magnetic radiations have the different wavelengths, and the visible light in the presence of which our eye can see, it contains the wavelengths equal to 400 nanometer to 700 nanometer। जो विजिबल स्पेक्ट्रम है ना उसकी वेवलेंथ ये है, और हमारी आई सिर्फ यही देख सकती है। पता है हमें इंफ्रारेड रेडिएशन नहीं देख सकती, वाईफाई के रेडिएशंस हमें नहीं दिखते हैं, मतलब टीवी के रिमोट में जो रेडिएशंस होते हैं दैट इज इंफ्रारेड। ओके, तो वो हमें नहीं दिखते हैं, वी कांट सी। डिफरेंट कलर्स इन द विजिबल लाइट कॉरस्पॉन्ड टू द रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, पता ही हमें। इन एडिशन टू विजिबल लाइट देर आर so many other electromagnetic radiations like X-rays, ultra rays, okay, infrared rays, microwaves, radiations, radioactive waves, okay। तो वो रेडिएशंस देख लो, यहाँ पे फिगर में दिए हैं आपको। तो गैमा रेज उनकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है, वेवलेंथ सबसे कम होती है, ओके। फिर एक्स रेज आते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है। फिर यूवी, अल्ट्रा वायोलेट आते हैं। फिर विजिबल आता है, आवर आई कैन सी ओनली दिस स्पेक्ट्रम, दिस रेंज, दैट इज 400 to 750, ओके। देन आफ्टर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर फ्रीक्वेंसी मोड, फिर AM, मतलब ये सब रेडियो वेव्स है। फिर लॉन्ग रेडियो वेव्स होते हैं, ओके, उनका वेवलेंथ ज़्यादा होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी उनकी बहुत कम होती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक टेबल दे रहा हूँ, देख लो, उसमें सब रेज की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की रेंज लिखी है मैंने, और उनके यूजेस दिए देख। जैसे गामा रेज यूज़ होते हैं कैंसर ट्रीटमेंट में, एक्स रेज यूज़ होते हैं मेडिकल पिक्चर्स एंड मटेरियल्स टेस्टिंग में, अल्ट्रा वायोलेट वो यूज़ होते हैं जर्मिसाइडल लैंप्स में, विजिबल तो एल्यूमिनेशन में होते हैं, इंफ्रारेड तो वो हीटिंग में होते हैं, माइक्रोवेव कुकिंग एंड रडार में होते हैं, और रेडियो फ्रीक्वेंसी वो होते हैं सिग्नल ट्रांसमिशन में, ओके। तो वाईफाई की रेंज ये है, रेडियो फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशन ऑफ द वेव थ्योरी ऑफ द रेडिएशन। अब इसके लिमिटेशन क्या है? तो स्टूडेंट्स इसके जनरली दो लिमिटेशंस है। थ्रू द वेव थ्योरी ऑफ द रेडिएशन कुड सक्सेसफुली एक्सप्लेन द फिनोमिनन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, लेकिन वो कौन कौन से फिनोमिनन एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे? तो उसमें फर्स्ट है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में मेन उसकी डेफिनेशन ये है, इट इज द एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द हॉट बॉडीज। नंबर 2, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। It is the ejection of electrons from the metal surface
when radiation strikes on it. Okay, chalo. Number 3, third limitation is the variation of heat capacity. उनका जो वेरिएशन था किसके लिए? सॉलिड्स के लिए। तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे कि हीट कैपेसिटी क्यों डिफरेंट होती है। एंड लास्ट इज द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ वेव थियरी ऑफ रेडिएशन। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है वो अभी हम देखते हैं। तो चलो, एन आइडियल बॉडी which is a perfect absorber and the perfect emitter of the radiation, and this is known as the black body. So black body means it is an ideal body which is the perfect absorber and perfect emitter ऑफ रेडिएशन। और ऐसी जो आइडियल बॉडी होती है इज अ ब्लैक बॉडी। चलो, अब जैसे इस बॉडी को जैसे हम हीट करते हैं ना तो वो रेड हॉट बन जाती है। तो उसके लिए एक वर्ड्स है, इट एमिट्स रेड कलर्ड लाइट, मतलब वो रेड कलर की हुई। एज द टेम्परेचर इज फर्दर इंक्रीज्ड द कलर ऑफ द रेडिएशन एमिटेड चेंजेस टू रेड टू येलो। मतलब किसी भी बॉडी को अगर हमने हीट किया, ओके, तो पहले हमें मिलेगा कौन सा कलर? रेड कलर। ओके, जैसे किसी बॉडी को हम हीट करते हैं तो पहले वो रेड कलर में कन्वर्ट होगा। ओके, नेक्स्ट, और इसको ज्यादा हीट किया हमने, फिर वो कन्वर्ट होगा येलो कलर में। ओके, फिर उसको ज्यादा अगर हम और फर्दर हीट करते हैं, पहले था ब्लैक बॉडी मतलब नॉर्मल बॉडी, आइडियल बॉडी, उसको हीट किया तो वो रेड कलर हुआ, और हीट किया तो वो येलो में कन्वर्ट हुआ, फिर येलो में से वो कन्वर्ट होगा वाइट कलर में, फिर वाइट में से वो पर्पल कलर में कन्वर्ट होगा, और अगर उसको फर्दर हीट किया तो so this implies that the wavelength of the radiation emitted by the black body decreases with increase, मतलब इनकी wavelength देखो डिक्रीज हुई। ओके, with increase in temperature, and in terms of frequency तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई। ओके, तो फाइनल इसका कंक्लूजन क्या है? एज टेम्परेचर इंक्रीजेस वेवलेंथ डिक्रीजेस एंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है स्टूडेंट्स, लैम्डा इज वेवलेंथ, न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि exact frequency distribution of the emitted radiation depends only on the temperature, मतलब टेम्परेचर पे ही डिपेंडेंट है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट इसमें से निकलेगी। At a particular temperature, intensity of the radiation emitted increases with increase in wavelength, so it reaches to the maximum value. Okay, students, यही चीज़ अगर हम फिगर से देखें तो देखो ऐसे हमें मिलेगा इंटेंसिटी T1 से ज़्यादा, T2 का टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब पहले ब्लू और उसके बाद फिर रेड, और वेवलेंथ हमने यहाँ पे इंक्रीज की, तो ये हमें ग्राफ मिलता है। ओके, नेक्स्ट इज अवर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलो स्टूडेंट्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? तो अभी मैंने एक वर्ड्स में हमने समझा दिया था। अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मीन्स व्हेन
light is irradiated on the surface of this metal, so at that time electrons are emitted from it. डिटेक्टर से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने मिलते हैं, ए मीटर से करंट पता चलता है, और अंदर हमने यहाँ पे ट्यूब में वैक्यूम क्रिएट कर दिया है. ओके, सो electrons are ejected from the surface of the certain metals when light falls on it. So this effect is known as photoelectric effect, and this photoelectric effect may be defined as the phenomenon of the ejection of electrons from metal surface when radiation strikes it. Okay, अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, वो कोई भी मेटल दिखा सकता है, मतलब कोई भी मेटल के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि मेटल्स हैव टेंडेंसी टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन्स, ये तो हमें पता ही है. सो द एपरेटर शोइंग इन दिस फिगर, और यहाँ पे ये एक्सप्लेन करता है कि इवैक्यूएटेड ट्यूब है, देख लो वैक्यूम चैम्बर से हमने मेटल अंदर रखी है और फिर लाइट उसके ऊपर हमने स्ट्राइक की है, जिससे क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे. नाउ ओनली फ्यू मेटल्स शो दिस इफेक्ट, जिसकी भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, मतलब रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन इज लेस, लाइक सीजियम, CS, सीजियम एटम. ओके, तो सीजियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम है, तो इट शोज दिस photoelectric effect very easily. Next, is observations of the photoelectric effect. See, for the particular metal there exists a threshold frequency. Students, threshold frequency means energy required to release the electron, such that at frequencies below the threshold no electrons are emitted. मतलब कुछ एनर्जी तो जो उसको चाहिए ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए, उससे ज़्यादा दे तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, लेकिन उससे कम लेंगे, लिखा है ना, एट फ्रीक्वेंसी बिलो द थ्रेशोल्ड नो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड. सो नो मैटर हाउ लार्ज द इंटेंसिटी इज, हाउ लॉन्ग द रेडिएशन अकर्स, लेकिन हम कोई भी टाइम पे अगर फ्रीक्वेंसी बिलो लेके, मतलब सपोज 340 हर्ट्ज इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, अब उससे अगर हम ज़्यादा लेंगे तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, लेकिन 3 से कम 339 हर्ट्ज अगर हम लेंगे तो फिर जितने भी टाइम हम लें और जितना भी टाइम पे हम फ्रीक्वेंसी एमिट करें तो उतनी लाइट से वो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा ही नहीं. 340 इज़ द रेंज, तो 339 338 तो नहीं होगा, 340 पे होगा, 341, 600, 500, 800 तो उस पर तो होगा ही, लेकिन मिनिमम रेंज ये है, तो उसका नाम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन इंसिडेंट रेडिएशन. ओके, the number of photoelectrons emitted per second is directly proportional to the intensity of incident radiation, but it doesn't depend upon its frequency. frequency पे dependency नहीं है उसकी. Students, अब इसके limitation में हम यहाँ पे दो graphs plot कर रहे हैं. See the first one. वाई एक्सिस पे हम लेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन. और उसका हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विच इज इरेडिएटेड. ओके, नॉट अ वेव नंबर, इट्स अ फ्रीक्वेंसी. तो ग्राफ एक्चुअली यहां से मिलता है. So this point is a threshold frequency. वैसे ही हम एक दूसरा ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं. यहां पे हम लेते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, सेम. और उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट. ओके, सो दिस काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट. जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं
it doesn't depend, so it is constant. ओके, तो उसकी डिपेंडेंसी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पे ही है. ओके, नेक्स्ट. सो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन हमें मिलते हैं वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं. सो इट्स अ वेव थियोरी अकॉर्डिंग टू द energy of the light depends upon the intensity, not on frequency. Thus, light of any frequency can be made to have the sufficient energy to cause the emission of electron. Okay, और यहाँ पे energy of the ejected electron should be the proportional to the intensity of light. यहाँ पे ये होना चाहिए, लेकिन ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं समझा सकता कि ऐसा क्यों हो रहा है.